नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में है। जिसके कोड की बात करें तो उसका कोड है एग्रोन 211। क्या है? एग्रोन 211। और उसके टाइटल की बात करें तो टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप है। क्या है? सेकेंड रबी क्रॉप, जो कितने क्रेडिट का सब्जेक्ट है? 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, जिसमें 1 क्रेडिट थ्योरी का है और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल का है। तो इसमें 2 का क्या मतलब है? मतलब जो आपकी कॉलेज है उसके अंदर इसकी 1 सप्ते में 2 क्लास लगेगी। कितनी क्लास लगेगी? 1 सप्ते में 2 क्लास लगेगी। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है व्हीट, गेहूं। किसके बारे में? गेहूं के बारे में। तो आज की क्लास में हम गेहूं के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि जो गेहूं की जो खेती की जाती है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं और इसका सामान्य इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम है गेहूं की उत्पत्ति, भौगोलिक वितरण, आर्थिक महत्व, मृदा जलवायु संबंधित आवश्यकताएं, किस्में और कृषि पद्धतियां और उपज के बारे में संपूर्ण जानकारी देगी। यह आपका गेहूं है। क्या है? गेहूं। इसके सामान्य इंट्रोडक्शन की बात करें तो गेहूं का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टाइवम होता है। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। गेहूं जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हीट। जिसके बॉटनिकल नेम की बात करें, बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद में आगे बात करें तो इसकी फैमिली या कुल की बात करें, तो इसका कुल है ग्रेमिनी। क्या है? ग्रेमिनी। इसकी फैमिली या कुल है जो कि क्या है? ग्रेमिनी। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें कि गेहूं की उत्पत्ति कहां से हुई, तो गेहूं की उत्पत्ति कहां से हुई? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। कहां से हुई? दक्षिणी पश्चिमी एशिया से हुई। इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा क्योंकि जो धान की उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया है और जो गेहूं की उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें, गुणसूत्र संख्या या 2n बराबर कितने होते हैं? गेहूं में 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे बात करें तो इसमें पुष्पक्रम, जो ये पुष्पक्रम है गेहूं का, जो पुष्पक्रम है इसके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? स्पाइक। क्या कहते हैं? स्पाइक। और जो इसके दाने इसके फल या दाने को क्या कहते हैं? इसका फल प्रकार क्या है? तो फल प्रकार है कैरियोप्सिस प्रकार का। किस प्रकार का पाया जाता है? कैरियोप्सिस प्रकार का। किस प्रकार का फल प्रकार पाया जाता है? कैरियोप्सिस प्रकार का फल प्रकार पाया जाता है। और इसके तने को क्या कहते हैं? इसके तने को क्या कहते हैं? कलम। इसके तने को क्या कहते हैं? कलम। और आगे हम बात करें तो इसमें अंकुरण, गेहूं में जो अंकुरण पाया जाता है वो अंकुरण किस प्रकार का पाया जाता है? गेहूं में अंकुरण हाइपोजियल प्रकार का पाया जाता है। गेहूं में जो अंकुरण पाया जाता है वो हाइपोजियल प्रकार का पाया जाता है। तो अंकुरण 2 प्रकार के होते हैं, इपिजियल प्रकार का अंकुरण और हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण। तो इपिजियल अंकुरण क्या होता है और हाइपोजियल अंकुरण क्या होता है? इपिजियल की बात करें, मतलब ईपी के मतलब भूमि के ऊपर, यदि बीज भूमि के ऊपर बीज या इसके बीज के कोटिलिडन होते हैं जो भूमि के ऊपर आकर वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, तो उन फसलों में इपिजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है।
और भूमि के अंदर रहकर ही वानस्पतिक वृद्धि का निर्माण करता है तो वह हाइपोजेल प्रकार का अंकुरण होता है। किस प्रकार का अंकुरण होता है? हाइपोजेल प्रकार का अंकुरण होता है। तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर। तो क्या है, एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसका बोटनिकल नेम क्या है, कुल क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है। तो गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम है। क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम है। और कुल की बात करें तो कुल क्या है? ग्रेमिनी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। और इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसमें गुणसूत्र संख्या कितने पाई जाती है? 42 पाई जाती है। और इसके पुष्पक्रम की बात करें तो इसमें पुष्पक्रम स्पाइक या हेड प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और गेहूं का जो फल प्रकार होता है वो कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। और जो इसका तना होता है गेहूं का, जो ये तना होता है, इस तने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। और इसमें अंकुरण की बात करें तो हाइपोजेल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। कौन सा अंकुरण पाया जाता है? हाइपोजेल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। उसके बाद में गेहूं में जो परागण पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। कौन सा परागण पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। गेहूं में प्रोटीन की बात करें तो गेहूं के जो दाने होते हैं उसमें 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो ग्लूटेन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूटेन प्रोटीन। जो गेहूं के दानों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो ग्लूटेन प्रोटीन होती है। इसीलिए गेहूं का उपयोग बेकरी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। जो बेकरी उत्पाद है उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गेहूं का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गेहूं का प्रयोग किया जाता है। आगे हम करें तो आगे इसके गेहूं के जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, भौगोलिक वितरण की बात करें, तो गेहूं विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अनाज वाली एक फसल है। जो गेहूं की फसल है जो विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली एक अनाज की फसल है। उसके बाद में आगे बात करें तो शीर्ष गेहूं उत्पादक देश, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किन किन देशों में किया जाता है? तो चीन, भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा में, और पाकिस्तान, जर्मनी, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं मेजर गेहूं उत्पादन सेक्टर, मतलब मुख्य रूप से कहां कहां पर गेहूं के उत्पादन किया जाता है। तो एशिया की बात करें तो एशिया में भारत, चीन, पाकिस्तान, और यूरोप की बात करें तो यूरोप में रूस, यूक्रेन और फ्रांस। नॉर्थ अमेरिका की बात करें या उत्तर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और कनाडा में किया जाता है। और साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राजील की जाती है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। क्या? पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं गेहूं का जो आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में देखते हैं। मुख्य खाद्य फसल, जो मतलब ये गेहूं दुनिया भर में प्रमुख कैलोरी और प्रोटीन का स्रोत है। उसके बाद में आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल यूज, औद्योगिक उपयोग। इसके लिए बात करें तो गेहूं का उपयोग आटा, ब्रेड, बिस्कुट, पास्ता, बियर आदि बनाने के लिए गेहूं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में पशु आहार की बात करें, एनिमल फीड की बात करें तो इसमें निम्न गुणवत्ता वाले गेहूं को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आगे बात करें तो रोजगार, यह लाखों किसानों, मिले मजदूरों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़े लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मतलब ये गेहूं है जो कि मजदूरों को रोजगार प्रदान करता है। उसके बाद में आगे बात करें तो सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, मतलब मिट्टी और जलवायु की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखते हैं मृदा की आवश्यकताएं। तो इसमें देखते हैं अच्छे जल निकास वाली दोमट व चिकनी मृदा उपयुक्त होती है। मतलब गेहूं की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके खेतों के चारों में बड़ी बड़ी मेड़ लगी हुई हो, जिससे जो जल का निकास है वो जल निकास अच्छा नहीं हो, जिसके कारण आपकी फसल खराब हो सकती है, किसान को घाटा हो सकता है। उसके बाद में आगे बात करें तो सॉइल पीएच, मृदा की पीएच की बात करें तो गेहूं की फसल के लिए 6.0 से 7.5 पीएच उपयुक्त रहती है। यह हल्की अम्लीय मृदाओं के लिए
गेहूं की फसल आसानी से की जा सकती है। उसके बाद में देखते हैं जैविक पदार्थों की अधिकता से उत्पाद बेहतर होता है। मतलब अगर जैविक पदार्थों का उपयोग करेगा तो जो उत्पाद होगा वो बेहतरीन होगा। उसके बाद में आगे बात करें तो आगे है क्लाइमेट कंडीशन। क्या क्लाइमेट कंडीशन, जलवायु की आवश्यकताएं क्या है? तो सबसे पहले तापमान, जो अंकुरण के लिए तापमान है, जो गेहूं की फसल के लिए अंकुरण तापमान 12 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। कितना? 12 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। ग्रोथ, बढ़वार के लिए तापमान की बात करें तो 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। कितना? 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। पकने के लिए, जब गेहूं की फसल पकती है उस समय तापमान कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितने? 22 से 26 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। रेनफॉल या वर्षा की बात करें तो वर्षा 25 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अधिक नमी फसल पकने के समय हानिकारक होती है। मतलब जो आपकी वर्षा है वो 25 से 100 सेंटीमीटर या 250 से 1000 mm वर्षा उपयुक्त रहती है। उसके बाद में आगे बात करें प्रकाश अवधि की बात करें तो प्रकाश अवधि के लिए जो गेहूं का पौधा है वो एलडीपी प्लांट है। क्या है? एलडीपी प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, दीर्घ दिवसीय प्लांट है। उसके बाद में आगे बात करें तो गेहूं की वेराइटी, गेहूं के लिए कौन कौन सी वेराइटी उपयुक्त है उसके बारे में देखें तो बोनी किस्मों की बात करें तो बोनी किस्मों में लरमा रोजा और सुजाता सोनालिका। क्या? सोनालिका। उसके बाद में आगे बात करें तो डबल जीन ड्वार्फ किस्मों की बात करें तो HD 2009। क्या? HD 2009, जिसे अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अर्जुन, जिसे अर्जुन भी कहा जाता है। उसके बाद में आगे देखिए तो खारचिया 65, छोटी लरमा और कल्याण सोना। उसके बाद में ट्रिपल जीन ड्वार्फ किस्मों की बात करें तो हीरा, मोती, लाल और बादशाह। क्या है? हीरा, मोती, लाल और बादशाह। अन्य किस्मों की बात करें तो अन्य किस्मों में आपके HD 2329 और कल्याण सोना, राज 3774 और राज 3077, लोक फर्स्ट और WH 147। क्या है? WH 147। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो गेहूं का वर्गीकरण। क्या है? गेहूं का क्लासिफिकेशन। तो इसमें है पहला जातियों के आधार पर। तो इसमें फर्स्ट है आपके ट्रिटिकम एस्ट्रोइबम, जिसे क्या कहते हैं? मैक्सिकन गेहूं कहते हैं। जिसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n बराबर 42 है। कितने हैं? 42 है। ये क्या है? एक हेक्साप्लॉइड है। भारत में इसका क्षेत्रफल 87% है। मतलब जो सर्वाधिक गेहूं उगाया जाता है वो ट्रिटिकम एस्ट्रोइबम उगाया जाता है। वो कितने प्रतिशत सेक्टर पर उगाया जाता है? तो 87% सेक्टर पर उगाया जाता है। इसका उपयोग चपाती बनाने के लिए किया जाता है। जो ट्रिटिकम एस्ट्रोइबम गेहूं है उसका उपयोग चपाती या रोटी बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रोटी या चपाती बनाने के लिए किया जाता है। सेकेंड गेहूं की बात करें तो सेकेंड गेहूं है आपके ट्रिटिकम ड्यूरियम। क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरियम, जिसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n बराबर 28। क्या है? 2n बराबर 28। ये क्या है? टेट्राप्लॉइड है। क्या है? टेट्राप्लॉइड। उसके बाद में देखते हैं तो भारत में इसका क्षेत्रफल 12% है। जो ट्रिटिकम ड्यूरियम है उसका भारत में क्षेत्रफल है वो 12% क्षेत्रफल है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? 12% क्षेत्रफल है। और इसके बाद में आगे बात करें तो ये शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। जो ट्रिटिकम ड्यूरियम है वो शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद में बात करें तो इसका उपयोग सूजी या सेवी बनाने के लिए किया जाता है। तो आपके ये मतलब न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि सूजी बनाने के लिए कौन से गेहूं का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रिटिकम ड्यूरियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रिटिकम ड्यूरियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जाति की बात करें तो नेक्स्ट जाति है आपके ट्रिटिकम डाइकोकम, या इसे क्या कहते हैं?
इमर गेहूं कहते हैं। क्या कहते हैं? इमर गेहूं या इमर वहीट कहा जाता है। तो इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसमें 2n बराबर कितने होते हैं? 28 होते हैं। और यह भी क्या है? टेट्राफ्लोइड है। क्या है? टेट्राफ्लोइड है। भारत में इसका क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में इसका क्षेत्रफल 1% है। कितना प्रतिशत है? 1% है। उसके बाद में बात करें तो भारत ने इसकी खेती दक्षिणी क्षेत्र में की जाती है। मतलब जो आपके ट्रिटिकम डाइकोकम है उसकी जो खेती है वो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में की जाती है। कहां पर की जाती है? भारत के दक्षिणी क्षेत्र में की जाती है। और इसका उपयोग उपमा बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए किया जाता है? उपमा बनाने के लिए। तो ट्रिटिकम ड्यूरम है जिसका उपयोग सूजी बनाने के लिए किया जाता है, तथा ट्रिटिकम डाइकोकम है उसका उपयोग या इमर गेहूं का उपयोग है जिसका उपयोग उपमा बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए? उपमा बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आगे देखें तो ट्रिटिकम मोनोकोकम, ये क्या है? डिप्लॉइड है। जिसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या है आपके 14। क्या है? 14। उसके बाद में बात करें तो लास्ट है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। क्या है? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है। ये भारतीय बोना गेहूं है। तो आपके ये न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय बोना गेहूं कौन सा है? तो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है। क्या है? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है। तो इसके बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का गेहूं है जो अपने संघन वर्दी स्वभाव के लिए जाना जाता है। मतलब ये संघन छोटी वर्दी वाला पौधा होता है। इस गेहूं की किस्मों को कभी कभी भारत में खापली गेहूं के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि खापली गेहूं के नाम से किस गेहूं को जाना जाता है। तो आपके ट्रिटिकम स्फेरोकोकम ये भारतीय बोने गेहूं को जाना जाता है। उसके बाद में आगे बात करें तो गेहूं की किस्मों में तुलना में इसकी उच्च फाइबर सामग्री की लिए जाना जाता है। उसके बाद में आगे बात करें तो सेकेंड वर्गीकरण की बात करें तो मौसम के आधार पर है। किसके आधार पर है? मौसम के आधार पर है। तो इसमें है फर्स्ट है बसंत गेहूं। कौन सा गेहूं? बसंत गेहूं। तो इसमें जो फर्स्ट है आपके शीतकालीन गेहूं। फर्स्ट गेहूं है बसंत गेहूं जिसे बसंत में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। तो ये कहां पर बोया जाता है? अमेरिका और कनाडा में बोया जाता है। उसके बाद में सेकेंड की बात करें तो शीतकालीन गेहूं जिसे शरद ऋतु में उगाया जाता है। कौन सी ऋतु में उगाया जाता है? शरद ऋतु में उगाया जाता है और गर्मियों के आरंभ में काट लिया जाता है, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। उसके बाद में ये कहां पर उगाया जाता है? तो रूस, यूक्रेन और यूरोप में उगाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो उच्च उत्पादकता वाली प्रमुख किस्म, मतलब जो भारत में और अमेरिका में है वो उच्च उत्पादकता वाली कौन कौन सी वेराइटी है उसके बारे में देखें तो भारत में बात करें तो HD 2967 है और PBW 343, WH 1105। क्या है? WH 1105। उसके बाद में US है या कनाडा की बात करें तो इसमें कौन कौन सी वेराइटी है? हार्ड रेड स्प्रिंग और हार्ड रेड विंटर। क्या है? हार्ड रेड स्प्रिंग और हार्ड रेड विंटर है। क्या है? हार्ड रेड विंटर। उसके बाद में आगे बात करें नोरिन 10। क्या है? नोरिन 10 ये पहली गेहूं की किस्म है जो छोटी पादप की ऊंचाई और गिरने की प्रतिरोधी और अधिक अनाज उपज के लिए जानी जाती है। मतलब ये बोनी किस्म होती है, मतलब इसकी जो ऊंचाई होती है वो कम होती है जिसके कारण ये फसल गिरने के प्रतिरोधी होती है। उसके बाद में आगे जाने तो इसे जापान में विकसित किया गया था और ये हरित क्रांति में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हुई। तो ये हरित क्रांति कब हुई थी? तो हरित क्रांति आपके 1966 में हुई थी। उस समय इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद में आगे बात करें तो आगे है आपके गेहूं की कृषि विधियों की बात करें तो फर्स्ट है लैंड प्रिपरेशन, भूमि की तैयारी। तो इसमें फर्स्ट है प्लोइंग या जुताई, 2 से 3 जुताई और फिर मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हेरो चलाना चाहिए। मतलब बढ़िया 2 से 3 जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद में हेरो के द्वारा मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। उसके बाद में आगे बात करें तो
लेवलिंग या समतलीकरण, मतलब पानी समान रूप से देने के लिए या पानी को समान रूप से वितरण करने के लिए खेत को समतल या लेवलिंग कर ली जाती है। उसके बाद में बात करें तो मैन्यूरिंग, खाद या उर्वरक की बात करें तो इसमें गोबर की खाद है जो कि आपके 10 से 12 टन गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई से एक माह पहले डाल देनी चाहिए। इस बात को आपको हर क्रॉप के लिए ये सेम होती है, मतलब जो फसल होती है फसलों के लिए 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जगह अगर आपको सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की फसलों के लिए 15 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब आपको कोई भी फसल आए और उसमें खाद या उर्वरक पूछे तो आप ये लाइट सभी में सेम लिख सकते हो। उसके बाद में आगे बात करें तो सोविंग या बुआई की बात करें तो उसमें टाइम की बात करें, जो आपके भारत में बात करें तो इंडिया में बात करें या भारत में बात करें तो अक्टूबर नवंबर जो कि रबी मौसम में इसकी बुआई की जाती है। यूएसए और कनाडा या अमेरिका या कनाडा की बात करें तो इसमें बसंत ऋतु में जो बोया जाता है जो कि वो आपके मार्च से अप्रैल में बोया जाता है, और शीतकालीन में जो गेहूं बोया जाता है वो सितंबर से अक्टूबर माह में बोया जाता है। उसके बाद में गेहूं की सीड रेट के बारे में बात करें तो गेहूं की सीड रेट क्या है उसके बारे में देखते हैं। अर्ली सोइंग के लिए जो बीज दर होती है वो 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और लेट सोइंग करते हैं तो उसके लिए आपको 25% अधिक बीज का उपयोग करना चाहिए। तो 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कितने किलोग्राम? 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करें तो सोइंग मतलब बुआई की कौन कौन सी विधियां हैं। मतलब बुआई दो विधियों से की जाती है मुख्य रूप से, ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव विधि, मतलब बीजों को छिड़क कर इसकी बुआई की जाती है। सेकेंड विधि है जो कि ड्रिलिंग या सीडलिंग विधि के द्वारा समान दूरी पर पौधे के लिए यह उत्तम विधि मानी जाती है। उसके बाद में फर्टिलाइजर की बात करें, उर्वरक की आवश्यकताओं की बात करें तो एनपीके की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन एक उर्वरक है, उसके 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। और फास्फोरस युक्त उर्वरक की बात करें तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। और पोटेशियम उर्वरक की बात करें तो पोटेशियम उर्वरक के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बात करें तो इरिगेशन या सिंचाई की बात करें तो गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो गेहूं की फसल के लिए 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट इरिगेशन किस समय करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट इरिगेशन है जो कि आपके सियाराई अवस्था पर करते हैं। किस अवस्था पर करते हैं? सियाराई अवस्था पर करते हैं, जो कि बुआई के 20 से 25 दिन बाद की जाती है। बुआई के कितने दिन बाद की जाती? 20 से 25 दिन बाद की जाती। उसके बाद में सेकेंड इरिगेशन की बात करें तो दूसरी सिंचाई है जो कि तना निकलते समय करनी चाहिए, जो कि आपके वो कितने दिन बाद में करनी चाहिए? तो बुआई के 40 से 45 दिन बाद में कर लेनी चाहिए। कितने दिन बाद में? बुआई के 40 से 45 दिन बाद में कर लेनी चाहिए। चौथी सिंचाई की बात करें तो चौथी सिंचाई आपके 80 मतलब तीसरी सिंचाई की बात करें तो तीसरी सिंचाई आपके 60 से 65 दिन बाद में कर लेनी चाहिए। और चौथी सिंचाई है वो 80 से 85 दिन बाद में कर लेनी चाहिए। और पांचवी सिंचाई है वो आपके 100 से 110 दिन बुआई के बाद में कर लेनी चाहिए।
तो आपको इसको याद कैसे रखना है, तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि इसमें सिंचाई कितनी की जाती है, तो 5 सिंचाई की जाती है। कितनी सिंचाई की जाती है? 5 सिंचाई की जाती है। तो आपको फर्स्ट सिंचाई के डे को याद रखना है 20 से 25 दिन। उसके बाद आपको 20-20 दिन का अंतराल रखकर बाकी के दिन भी याद कर लेने चाहिए। तो इसमें 20 जोड़ो तो 40 और इसमें 20 जोड़ो तो आपके कितने हो गए? 45। कितने हो गए? 45। इस प्रकार से आप भी याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करें, उसके बाद में आगे बात करें तो आगे आपके वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मेजर वीड्स की बात करें, प्रमुख खरपतवार की बात करें तो फेलरिस माइनर। क्या है? फेलरिस माइनर है, जिसका सामान्य नाम क्या है? गेहूंसा। क्या नाम है? गेहूंसा। और चिनोपोडिया एल्बम है, जो इस खरपतवार का जो सामान्य नाम है वो क्या है? बथुआ। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि फेलरिस माइनर किसका बोटनिकल नेम है, तो गेहूंसा का बोटनिकल नेम है। और चिनोपोडियम एल्बम है, वो किसका बोटनिकल नेम है? वो बथुआ का बोटनिकल नेम है। किसका बोटनिकल नेम है? बथुआ का बोटनिकल नेम। उसके बाद में इसके नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण में सबसे पहले आपको 30 से 35 दिन पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मतलब बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। अगर खरपतवार का नियंत्रण निराई गुड़ाई से नहीं होता तो आप शाकनाशी या हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पेंडामेथिलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए। और खरपतवार प्रबंधन की बात करें, कुछ खरपतवार प्रबंधन या रसायनों की बात कर ले रहे हैं तो 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। मेटासल्फ्यूरॉन, ये भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइसोप्रोट्यूरॉन की बात करें तो इसको गौसा के नियंत्रण के लिए किया जाता है। मतलब जो आपका गौसा का पौधा होता है वो नकलची खरपतवार होता है। क्या होता है? नकलची खरपतवार होता है। वो गेहूं की फसल के समान होता है, जिसके कारण उसको नष्ट करना बहुत ही कठिन होता है। तो उसके लिए आप आइसोप्रोट्यूरॉन रसायन का प्रयोग करके गौसा का नियंत्रण किया जा सकता है। और गौसा का जो बोटनिकल नेम है वो क्या है? फेलरिस माइनर है। क्या है? फेलरिस माइनर। उसके बाद में आगे बात करें तो पेंडामेथिलिन, ये संकरी पत्तियों के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए पेंडामेथिलिन का प्रयोग किया जाता है। और जो आपके अर्जुन HD 2009 है, उसकी किस्म के खरपतवारों को जो आपके 2,4-D खरपतवार नाशी के संवेदनशील है। क्या है? 2,4-D खरपतवार के लिए प्रति संवेदनशील है। उसके बाद हम देखते हैं गेहूं और गौसा में अंतर। गेहूं आपकी क्रॉप है और गौसा एक खरपतवार है, उसमें क्या अंतर है? और गौसा में अंतर की बात करें तो गेहूं की जो जड़ें होती है उसकी जड़ों का रंग सफेद होता है, और गौसा की जो जड़ें होती हैं उसके जड़ों का रंग जो कि आपकी क्या होता है? गुलाबी रंग होता है। और इसमें गेहूं में जो ओरिकल होता है वो ओरिकल उपस्थित होता है, गौसा में ओरिकल अनुपस्थित होता है। और गेहूं का जो परीक्षण भार होता है वो 40 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? 40 ग्राम होता है। और जो इसकी गौसा का परीक्षण भार होता है वो 2 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? 2 ग्राम होता है। उसके बाद में बात करें तो इसमें पेस्ट डिजीज कंट्रोल और कीट एवं रोगों के नियंत्रण की बात करेंगे। तो इसमें कीट की बात करें तो फर्स्ट कीट है आपके दीमक, जिसका नियंत्रण क्लोरोपाइरिफॉस के द्वारा किया जाता है। तो आपके जो दीमक का ज्यादा प्रकोप होता है वो खेतों में कच्ची गोबर डालने से होता है। क्या डालने से? कच्ची गोबर डालने से अधिक प्रकोप देखा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं एफिड की बात करें तो एफिड के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? डाइमिथोएट का प्रयोग किया जाता है, जो कि 0.03% का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद में हम रोग की बात करें, इसकी डिजीज की बात करें तो रस्ट के टाइप की बात करें तो इसमें फर्स्ट रोग होता है जो कि आपकी क्या होता है? ब्लैक रस्ट। क्या होता है? ब्लैक रस्ट। जिसके कॉमन नाम की बात करें तो इसका कॉमन नाम है स्टेम रस्ट। और इसके जो पैथोजन की बात करें तो इसका पैथोजन क्या है? तो पक्सिनिया ग्रामिनेस टिटिस है। ये क्या है? पक्सिनिया ग्रामिनेस टिटिस है। तो आपके ये
जो आपका मतलब न्यू टाइप का पेपर आएगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक रस्ट का जो पैथोजन है उसके पैथोजन का क्या नाम है, तो पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई है। क्या है? पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई। उसके बाद में हम आगे बात करें तो सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो का नाम है ब्राउन रस्ट, जिसके कॉमन नाम की बात करें तो लीफ रस्ट है, और जिसके पैथोजन की बात करें तो पैथोजन है पक्सिनिया ट्रिटिसाई। क्या है? पक्सिनिया ट्रिटिसाई। और येलो रस्ट की बात करें तो येलो रस्ट के जो पैथोजन है उसका पैथोजन का नाम है पक्सिनिया स्टिफोर्मिस। क्या है? पक्सिनिया स्टिफोर्मिस। अब हम बात करें तो इसमट जो रोग होते हैं उसके उनमें जो बीजो उपचार किया जाता है वो थायरम और कार्बोडिजम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? थायरम व कार्बोडिजम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में गेहूं की हार्वेस्टिंग की बात करें और इसकी उत्पादन की बात करें तो इसमें हार्वेस्टिंग की बात करें तो इसका हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो टाइम होता है जब दाने सख्त और सुनहरे पीले रंग के हो जाते हैं। जब गेहूं के दाने होते हैं वो सख्त व सुनहरे पीले रंग के हो जाते हैं उस समय इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और इसमें जो नमी की होती है मतलब दाने में जो नमी प्रतिशत होता है वो 12 से 14% हो, उस समय इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद में इस मेथड की बात करें मतलब किसके द्वारा इसकी कटाई की जाती है, एक तो हाथ से दराती के द्वारा इसकी गेहूं की कटाई की जाती है और दूसरी है कंबाइन या मशीन के द्वारा इसकी कटाई की जाती है। तो आप कंबाइन तो सभी जानते होंगे, हम इसके ऊपर एक बहुत ही जल्द एक छोटा सा वीडियो बनाकर लेके आएंगे कि कंबाइन का मुख्य रूप से क्या क्या कार्य होती है और कंबाइन की जो मशीन होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में हम आगे देखें थ्रेसिंग की बात करें। क्या? थ्रेसिंग और भंडारण की बात करें, स्टोरेज की बात करें तो थ्रेसिंग मशीन के द्वारा किया जाता है और इसमें और किसके द्वारा किया जाता है? फटकना के द्वारा किया जाता है। इसमें भूसी और अशुद्धियां होती हैं उनको हटा लिया जाता है। उसके बाद में स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए 10% नमी से कम नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज के लिए 10% से नमी कम नहीं होनी चाहिए गेहूं की। और गेहूं का जो स्टोरेज है वो ठंडी और शुष्क जगह पर किया जाता है। उसके बाद में इसकी उपज की देखें, इसकी उपज कितनी होती है तो एवरेज यील्ड की बात करें, औसत उपज की बात करें तो औसत उपज होती है आपके 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। कितनी? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है असिंचित क्षेत्र में। उन्नत किस्मों की उपज की बात करें तो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में हमने गेहूं के संपूर्ण प्रोडक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी है कि इसका बोटनिकल नेम क्या है और इसका कुल क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इसकी जलवायु क्या है, इसकी वैरायटी क्या है, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और इसके जो खरपतवार वीड मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से किया जाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर का जो एग्जाम होता है उसके सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं वो भी एक बार साथ साथ में देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो भारतीय बोने गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो आपके ये रिक्त स्थान में ये क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय बोने गेहूं का वानस्पतिक नाम। तो हम अभी पढ़ के आए हैं तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है तो टिटिकम स्फेरोकोकम है। क्या है? टिटिकम स्फेरोकोकम। उसके बाद में आगे बात करें तो एक क्वेश्चन आ रखा है आपकी गेहूं की कम ऊंचाई और लोजिंग प्रतिरोधी और उच्च उपज वाली पहली किस्म क्या नाम है तो नोरिन 10 है। क्या है? नोरिन 10। क्या है? नोरिन 10। उसके बाद में आगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पूछ रखा है कि देर से बोई जाने वाली गेहूं की अनुसूचित बीज दर कितनी होती है। मतलब गेहूं के हमने बताया था कि अगर गेहूं की फसल की देरी से बुआई की जाती है तो उसके लिए आपको
25% अधिक बीज दर का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए बीज दर हो जाएगी आपके 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और सामान्य बीज दर की बात करें, अर्ली बीज दर की बात करें तो 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है आपके गेहूं की फसल में पहली सिंचाई CRI अवस्था पर करनी चाहिए। कौन सी अवस्था पर करनी चाहिए? CRI अवस्था पर करनी चाहिए। तो आपकी सिंचाई की जो अवस्थाएं हैं वो 5 सिंचाई थी और 5 ही अवस्थाएं थी। फर्स्ट अवस्था में CRI अवस्था पर सिंचाई की जाती है। सेकेंड की बात करें तो तना की फुटान के समय सिंचाई की जाती है। CRI की बात करें तो CRI की में प्रथम सिंचाई जो कि 20 से 25 दिन बुआई के 20 से 25 दिन बाद में की जाती है। ये आपके मतलब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके कारण होता है। तो अभी हमने 2-3 मिनट पहले ही पढ़ा था कि गेहूं में जो ब्लैक रस्ट रोग होता है वो किस पैथोजन के कारण होता है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाइस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाइस। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक है मोलिया रोग किसके द्वारा होता है। जो आपका गांव में जो मोलिया रोग होता है वो किसके कारण होता है? निमेटोड के द्वारा होता है। और निमेटोड का क्या नाम है? हेटेरोडेरा एविनी। क्या है? हेटेरोडेरा एविनी। तो आज की क्लास में हमने गेहूं के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी ली। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी सामान्य इंट्रोडक्शन क्या है। तो गेहूं का जो बॉटनिकल नाम होता है वह ट्रिटिकम एस्टाइवम होता है। और इसके कुल की बात करें या फैमिली की बात करें तो ग्रेमिनी थी। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया था। और इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 42 थे। और पुष्पक्रम की बात करें तो स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और फल कैरियोप्सिस प्रकार का पाया जाता है। तन्ने की बात करें तो इसमें तन्ना कलम प्रकार का है। और अंकुरण की बात करें तो अंकुरण हाइपोजेल प्रकार का पाया जाता है। और परागण की बात करें तो इसमें स्वपरागण पाया जाता है। प्रोटीन, गेहूं में प्रोटीन 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है। तो आज की क्लास में हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 टॉपिक कवर कर लिए। कितने टॉपिक कवर कर लिए? 4 टॉपिक कवर कर लिए। टॉपिक 4, 1, 2 और 3 और 4। एक ही क्लास में हमने चारों टॉपिक को पढ़ लिया। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद साथी।